Hello, Bacho. My name is Khushi Jha, your physics teacher from 100+ Academy. So today we will be discussing our topic Human Eye and Colorful World of class 10th Bacho. So everyone ready with your pen and notebook? Okay then. So let's start this chapter and we will be covering this video in one shot. So let's start Bacho. सबसे पहले देख लेते हैं आज का हमारा गोल क्या है। तो मैम गोल में क्या क्या होगा? सबसे पहले वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन आई, पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, राइट, डिफेक्ट्स, क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं मैम? मायोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, वी हैव कैटरेक्ट मैम, राइट, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स फॉरवर्ड मैम। उसके बाद क्या करेंगे मैम? उसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक rainbow, advanced sunrise, twinkling of stars, right, scattering, right, उसके बाद टिंडल इफेक्ट वगैरह, स्कैटरिंग में ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है, सब ब्यूटीफुल फिनोमिना ऑफ फिजिक्स। तो रेडी हो बच्चों इतने ब्यूटीफुल और अमेजिंग चैप्टर को करने के लिए, वो भी वन शॉट में? ओके देन, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्या मैम? स्ट्रक्चर ऑफ आई बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ आई में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एग्जाम्पल ये हमारा आई है, राइट। हमारी आईज जैसे हमें लगती है ना कि हम जैसे बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे एक्चुअल में ऐसे नहीं होती है, राइट। ये कुछ स्फेरिकल शेप की होती है, राइट। कैसी होती है मैम? स्फेरिकल शेप की होती है, राइट। अब ये हमारा आउटर लेयर क्या होता है मैम? आउटर लेयर इज योर कॉर्निया, आइरिस, वी हैव सिलेरी मसल्स, राइट। हमारे पास स्लेरी मसल्स भी हैं यहाँ पे भी। उसके बाद वी हैव प्यूपिल ऑल्सो, वी हैव आइलेंस ऑल्सो। आइलेंस, आइलेंस कौन से नेचर का होता है? लाइट चैप्टर देख कर आयो इन वन शॉट वीडियो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। अगर देख के आयो तो आपको ये तो पता होगा दैट आवर आइलेंस इज ऑफ कॉन्वेक्स नेचर, राइट। हमारी आइलेंस कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है ना। तो आइलेंस है हमारी कॉन्वेक्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा होता है प्यूपिल, है ना, यहाँ पे होता है हमारा प्यूपिल। वी हैव विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, वी हैव एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, have vitreous humor, aqueous humor, slary muscles, pupil, eyelids जो कि convex होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है बच्चे? ऑप्टिक नर्व, है ना भाई, ऑप्टिक नर्व जो कि क्या करती है? सिग्नल्स लेके जाती है टू द ब्रेन और हमें पता चलता है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट ऐसा है ना भाई। तो ये हमारा ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है मैम? एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, least sensitive part of human, right, blind spot। ये है मैम हमारा रेटिना ना, रेटिना जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है ना भाई। रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ब्लाइंड स्पॉट, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, सिलेरी मसल, प्यूपिल, आइलेंस, कॉर्निया, these are the types of, या you can say structure of human eye, right। उसके बाद अगर आप इस आई बॉल पे थोड़ा सा गौर फरमाइए तो इसमें आपको क्या दिखेगा? हम यहाँ पे हमें एक छोटी सी बॉल दिख रही है ना, दैट इज ब्लैक इन कलर। हाँ जी भाई, छोटी सी बॉल कैसी है मैम? ये तो ब्लैक इन कलर है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है मैम? इसका नाम है बच्चों प्यूपिल, राइट। एंड ये कलर देख रहे हो आप, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश कलर देख रहे हो, दिस इज योर आइरिस। क्या है मैम? ये बच्चों है हमारा आइरिस, ठीक है, आइरिस। Okay, bhai? Now let us understand parts of human eye. Cornea, it is the outermost transparent part, outermost transparent part of human eye, जहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? जहां पे सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है हमारे लाइट का, राइट।
इसके बाद है हमारा लेंस. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल्स दैट प्रोवाइड्स द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of the object on the retina, and that lens is your that lens is our convex lens, right? That converges light at retina. So जो concave lens होता है हमारे human eye में, तो क्या होता मैम, ये तो ऐसे डाइवर्ज कर जाता है ना, तभी तो कन्वर्ज करता है एक टाइम पे रेटिना पे, पूरे रेज हमारे क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं रेटिना पे, तभी तो इमेज बनेगी, अदरवाइज ऐसे डाइवर्ज करके पता नहीं कहाँ चली जाएगी, है ना. तो देखो कितने सोच समझ के भगवान ने हमें बनाया पार्ट. उसके बाद we have pupil, iris. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil, and pupil is the window of the eye, right? It is the window of the eye. It is the central aperture of the eye and regulates and controls the amount of light entering the eye. And retina delicate membrane है बच्चों, जिससे जहाँ पे आपकी you can say image form हो रही, right? So these are the some functions of parts of human eye. Okay भाई, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपके एमसीक्यू में पूछी जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो है बच्चे डायमीटर ऑफ आईबॉल. दैट इज 2.3 सेंटीमीटर. ध्यान रखेंगे, डायमीटर ऑफ आईबॉल इज योर 2.3 सेंटीमीटर. ठीक है भाई. Then we have power of accommodation. Power of accommodation क्या होता है, सोचो जरा क्या होता है power of accommodation. हाँ जी, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है हमारा, एग्जाम्पल जैसे कि ये रेज आ रही है, ठीक है, तो ये रेज कन्वर्ज हो रही है ना, ये रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है. अब ये एबिलिटी कैसी है, एग्जाम्पल अगर मेरा ये पेन यहाँ पे है और मुझे इसे देखना है, तो मैं इसे देख पा रही हूँ, राइट, आई एम एबल टू सी दिस ऑब्जेक्ट. एंड इफ यू आर फार अवे, ठीक है, आप बहुत दूर हो मेरे से, बट देन ऑल्सो आई कैन सी यू, राइट. राइट, अगर आप मेरे रीजन में हो तो मैं आपको देख सकती हूँ, भले ही आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो. तो ये आईज की ऐसी कौन सी एबिलिटी है भाई, जिससे मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट को भी आराम से देख लूं, और दूर जो फार बाय ऑब्जेक्ट है तो मैं इजीली देख पाती हूँ. ऐसी कौन सी हमारी आई की एबिलिटी है, तो वो है बच्चों हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन. Power of accommodation is the ability of an eye lens to adjust its focal length for a clear vision of objects that are at different distances. समझ आ गया, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी. ये तो हमारी एबिलिटी हुई ना आई की, कि हम पास की चीजें भी देख पाते हैं और दूर की चीजें भी देख पाते हैं, राइट. so it is the ability, it is an ability of our eye to क्या करता है हमारा आई लेंस, फोकल लेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लियर हो गया अच्छे तरीके से. इसके बाद ये देखो भाई कैसे डिक्रीज करता है फोकल लेंथ, क्यों, शार्प इमेज फॉर्म करने के लिए नियर बाय ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. ऐसे इसका वाइस वर्सा हमारा होता है. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहले वी हैव मायोपिक, या फिर मायोपिक आई का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है नियर साइटेडनेस, या फिर इसे शॉर्ट साइटेडनेस भी बुलाते हैं. ठीक है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस. ठीक है, अब मायोपिया में मैम क्या होता है बच्चे, मायोपिया में एक ऐसा डिफेक्ट है बच्चे जो मोस्टली आप देखते हो, जो ज्यादातर लोगों को होता है. एग्जाम्पल, आई एम ऑल्सो मायोपिक पर्सन, मतलब खुशी मैम को दूर का क्लियरली अच्छे से मतलब नहीं दिखता है, राइट, क्लियरली नहीं दिखता है, बहुत ब्लड सा दिखता है, बट पास का अच्छे तरीके से दिखता है, राइट. तो खुशी मैम को भी मायोपिया. अच्छा ठीक है, कुछ मेरे बच्चे हैं जिन्हें ब्लैक बोर्ड वगैरह अच्छे से नहीं दिखता है, ब्लडी सा दिखता है, अगर उन्होंने स्पेक्स नहीं पहने, तो मेरे कुछ बच्चे को भी मायोपिया जरूर होगा, है ना भाई, जो मेरे से अभी पढ़ रहे हैं. तो मायोपिया बच्चे एक ऐसी डिफेक्ट है जिसमें आप दूर का अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, बट पास का देख पाते हो, राइट. तो एग्जाम्पल, ये है हमारी प्यारी सी बबली, ठीक है, ये हमारी प्यारी सी बबली. अब इन बबली को क्या हुआ, या बबली या फिर अलीशा, ठीक है, आपकी जो मर्जी आप इनका नाम रख दीजिए, बबली या फिर अलीशा. ठीक है, हाँ, तो अलीशा इज नॉट एबल टू रीड द टेक्स्ट एट अ डिस्टेंस, बट शी इज एबल टू रीड द टेक्स्ट नियर टू हर. जो दूर का है वो अलीशा नहीं देख पा रही, बट पास का देख पा रही है.
तो सोचो 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 कौन सा डिफेक्ट होगा। अभी तो खुशी मैम ने बताया कौन सा डिफेक्ट होगा, दैट विल बी योर मायोपिया, है ना। सो मायोपिया, defect of vision where a person can see nearby objects clearly but cannot see distant object clearly, right? We cannot see distant object clearly, right? So that is your myopia. And myopia is also known as nearsightedness, right? And myopia को फिर ठीक कैसे करें? अलीशा फिर ठीक कैसे होगी? उसे दूर की चीजें भी तो देखनी है। तो मैम एक काम करते हैं ना, स्पेक्स लगवा देते हैं। तो आप स्पेक्स कौन सा लगवाए? कॉनकेव लगवाए या फिर कॉन्वेक्स लगवाए? तो बच्चे मायोपिया के लिए वी ऑलवेज यूज कॉनकेव लेंसेज, ठीक है भाई। कौन सा करते हैं हम लोग? कॉनकेव लेंसेज करते हैं। तो आ जाइए करेक्शन ऑफ मायोपिया देख लेते हैं। नाउ एग्जाम्पल ये हमारा मायोपिक आई है, ठीक है बच्चे। मायोपिक आई में क्या होता है? योर इमेज ध्यान से सुनना, योर इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। आपका इमेज कहाँ फॉर्म होता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा लेंस यूज किया? मैम ने अभी अभी बताया था हमें कॉनकेव लेंस यूज करना है। कॉनकेव लेंस यूज करा और देखो भाई आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, है ना। फोकल लेंथ क्या हो गई मैम? इंक्रीज हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे डिक्रीज हो गई थी ना। तो कॉजेज ऑफ मायोपिया में क्या क्या आ जाता है? इलोंगेटेड आईबॉल। हमारी आईबॉल क्या हो जाती है बच्चे? इलोंगेट हो जाती है और आपकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो वो आपके कॉजेज ऑफ मायोपिया है। उसके बाद आपने कॉनकेव लेंस लगाया, देखो भाई रेटिना पे बन गई हमारी इमेज। बन गई ना रेटिना पे इमेज? हाँ जी मैम बन गई। बस ये करेक्शन हो गया, ये क्या हो गया मैम? ये करेक्शन हो गया। यहाँ पे कॉजेज ऑफ मायोपिया भी लिख लो, कॉजेज ऑफ मायोपिया। क्या क्या मैम ने अभी बताया बच्चों? मैम ने बताया elongation of eyeball, elongation of eyeball। एंड दूसरा मैम ने क्या बताया? डिक्रीज इन फोकल, ठीक है, फोकल लेंथ। ओके देन हमारा मायोपिया खत्म। आ जाइए हम हाइपरमेट्रोपिया पढ़ते हैं। वो अपोजिट ही है हमारे मायोपिया के। इसमें क्या होता है? मायोपिया का उल्टा, ठीक है। इसी क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस। इसमें होता क्या है कि हमें पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती बट दूर की चीजें बिल्कुल विजिबल होती है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल ये हमारे हैं ओल्ड मैन, ओल्ड मैन। अब वो ऐसे दूर करके पढ़ रहे थे। कैसे पढ़ रहे थे? अगर मेरी बुक है तो मुझे ऐसे पढ़ना है, दूर करके पढ़ रहे, ऐसे ऐसे। न्यूज़पेपर को भी कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं बहुत लोग, राइट। क्यों पढ़ते हैं ऐसा? डिस्टेंस बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें ना दूर का अच्छे से दिखता है बट पास का ही अच्छे से नहीं दिखता है, राइट। So why do old age people keep the reading material away from their eyes while reading it? Because they suffer from hypermetropia. Because they suffer from hypermetropia. Okay, bhai? So hypermetropia, the eye defect due to which a person can't see nearby objects clearly but able to see distant objects clearly, right? They can't see nearby objects clearly but able to see the distant objects, right? Now what is the correction for hypermetropia? क्या correction है बच्चे? Correction है बच्चे इसका convex lens। क्या है मैम? इसका correction of hypermetropia convex lens, ठीक है। जो आपकी इमेज होती है ना बच्चे, दैट फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। कहाँ होती है? बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो जाती है। देखो भाई इस तरीके से कुछ आपकी जो इमेज थी वहां से जो आपका नियर पॉइंट है, लेट्स से नेम किया, ये आपका अगेन है, ठीक है। ये जो आपका नियर पॉइंट है ना बच्चे, ये नियर पॉइंट, ये यहाँ से आपने कोई भी लेट्स से कि नियर पॉइंट में आपने कोई भी चीज रखी थी, मैंने ये पेन रख दिया। अब अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया, अगर आपकी उसी मैम हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट से गुजर रही है, सफर कर रही है, तो मैं इसको नहीं देख पाऊंगी, राइट। क्योंकि इसकी जो भी रेज आ रही है वो कहाँ पे जाएगी? बिहाइंड द रेटिना फॉर्म हो रही है। वो रेटिना पे तो अच्छे से फॉर्म ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे वो विजन, वो जो चीज है वो मुझे क्लियरली दिखने ही नहीं वाली। अब मैंने पहन लिया कॉन्वेक्स लेंस। क्या पहन लिया मैंने?
स्पेक्स पहन लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस के, तो अब मुझे क्लियरली विजिबल है रेटिना, क्योंकि रेटिना पे फॉर्म हो गई तो क्लियरली विजन है, राइट? सो दिस इज द करेक्शन ऑफ योर हाइपरमेट्रोपिक आई। बात समझ आ गई? कॉजेस क्या क्या हो जाएगा मायोपिक का, ठीक वाइस वर्सा, क्या क्या? आपका आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है भाई? द आई डिफेक्ट नोन एज प्रेसबायोपिया। बच्चे प्रेसबायोपिया ये कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हाइपरमेट्रोपिया ही जैसे है, बट नॉट कंप्लीटली हाइपरमेट्रोपिया, बट हाँ हाइपरमेट्रोपिया जैसी है। एग्जाम्पल क्या होता है बच्चे, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, ओल्ड एज वाले जो लोग होते हैं उन्हें ना अच्छे तरीके से नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते, क्योंकि उनकी स्लेरी मसल्स वीकन हो जाती है एज के साथ साथ, है ना भाई? तो वो क्या करेंगे अब? अच्छा एक और चीज, अगर मैंने बोला कि उन्हें पास की चीजें ही नहीं दिखती, तो इसका मतलब मैम ये भी तो हाइपरमेट्रोपिया का केस हो गया? नहीं बच्चे, देयर इज अ डिफरेंस हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। क्या मैम? वो ये है बच्चे कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेस एंड स्लेरी मसल्स बिकम्स वीक एंड वीक विद द एजिंग। मतलब जितनी ज्यादा एज बढ़ती है आपकी स्लेरी मसल्स वीक पड़ने लगती है ना? बट हाइपरमेट्रोपिया आपके ऐसे केस है क्या? नहीं, ऐसा केस नहीं है उसमें। Eye lens loses its flexibility to adjust the focal length to converge the light on the retina. The blurry vision in hypermetropia is due to the small eyeball and the focal length of the eye lens, है ना भाई? प्रेसबायोपिया में क्या होता है? प्रेसबायोपिया में मैम होता है ओल्ड एज साइटेडनेस। इसका मतलब मैम, इसका मतलब ये होता है कि हमारी स्लेरी मसल्स ही वीक पड़ जाती है बिकॉज हम ओल्ड हो जाते हैं, राइट? बट हाइपरमेट्रोपिया में हमारी आईबॉल शॉर्ट हो जाती है और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। समझ आ रही है ना बात? तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रेसबायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रेसबायोपिक आई के लिए करेक्शन होता तो है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, क्योंकि आपको पास का अच्छे तरीके से नहीं दिखता है, बट होता ये है कि बहुत ओल्ड एज पर्सन को दोनों ही नहीं दिखता, मतलब ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, तो दे यूज बाइफोकल लेंस, ठीक है? दे यूज बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंसेज आर दोज लेंसेज जिसमें दोनों ही हो, कॉनकेव भी हो कॉन्वेक्स भी हो। ये कौन यूज करते हैं? जिन्हें दोनों का नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि उनकी स्लेरी मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि वो दोनों का ही नहीं देख पाती है। बाकी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, अगर वो पास का अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है? करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया जो अभी आप लोगों को बताया मैंने, इसका एक बार बता देती हूँ मैं कैसे बनाते हैं हमारा हम लोग बाइफोकल लेंस, ठीक है? तो ये वाला साइड होता है ना, इज योर कॉन्वेक्स एंड ये वाला जो ऊपर वाला साइड होता है दैट इज योर कॉनकेव लेंस, ठीक है? ये हमारे अगर हम लोगों ने बना दिया, तो ये है हमारा नीचे वाला पार्ट कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है भाई? उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के लिए बच्चे पहली बात तो कोई करेक्शन नहीं है, यू ऑलवेज हैव टू गो फॉर योर कैटरेक्ट सर्जरी, देयर इज नो स्पेक्स फॉर दैट। तो बेसिकली कैटरेक्ट इज जब आपका ओल्ड एज में ही ज्यादातर ऐसा होता है कि आपका जो आईबॉल है ना वहां पे क्लाउडी, एक मिल्किश पूरा का पूरा वहां पे कोटिंग आ जाती है, ठीक है? अब वो क्या है? Your crystalline lens of the eye becomes milky and cloudy, which results in partial or complete loss of vision। बच्चों, complete loss of vision, समझ रहे हो कितना खतरनाक है ये? ओल्ड एज में जाकर ऐसा होता है। तो ठीक है, इसके लिए हम करेक्शन क्या करेंगे? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसमें हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है? करेक्शन के लिए क्या है? कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है भाई? Then we have refraction of light through a prism. What is refraction बच्चों? क्लास लाइट जो 10th में, क्लास 10th का जो टॉपिक लाइट है उसमें ना मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। लाइट जो पार्ट 2 है आपका, अगर नहीं देखा है ना तो पहले तो वो देख कर आओ, उसके बाद ही यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ से हमारा कलरफुल वर्ल्ड वाला कहानी स्टार्ट हो जाता है, ह्यूमन आई खत्म। तो ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म है, अच्छे तरीके से आपको पता होगा अगर आप लाइट चैप्टर पार्ट 2 देखकर आए हो। रिफ्रैक्शन इज मैन बेंडिंग। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग है।
whenever you're traveling from medium 1 medium 2 rarer to denser, तो उसमें आपकी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है ना भाई, याद है ना। तो प्रिज्म से होगा तो क्या होगा, पहले बात तो सुनो, ये प्रिज्म 2D बनाया, राइट। 3D में प्रिज्म कैसा होता है, we have this triangular, ये ट्राइंगुलर है ना, ये बेस होता है ऐसे करके, ये बेस होता है रेक्टेंगुलर, ये भी बेस होता है, आपने देखा होगा राइट। ट्राइंगुलर वगैरह वाले जो हमारे बेसिस वगैरह होते हैं रेक्टेंगुलर बेस होते हैं उसमें, है ना। तो ये अभी तो 2D बनाया है, एक बार आपको डायग्राम बताने के लिए। तो ये है बच्चे आपकी व्हाइट लाइट। तो मैंने एक व्हाइट लाइट को टॉर्च वगैरह के हेल्प के थ्रू प्रिज्म से ऐसे ऑन कर दिया, ठीक है। अब ऑन कर दिया और एक बीम ऑफ लाइट गई। अब जाने के बाद बिकॉज यू नो दैट दैट इज एयर मीडियम एंड दिस इज योर ग्लास मीडियम, क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, है ना, रिफ्लेक्शन तो होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। तो अब यहां से व्हाइट लाइट गई, लाइट बेंड अगेन बेंड, क्योंकि ये भी तो एयर मीडियम था भाई। तो अब मैंने कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करा, यहाँ से एक्चुअल इंसिडेंट लाइट, ये थी हमारी एक्चुअल इंसिडेंट लाइट, है ना, ये थी हमारी इमर्जेंट लाइट को मैं पीछे लेकर आई। ये आपका एक्चुअल इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट के बीच में ये क्या बन रहा है ये क्या बन रहा है, योर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जाना था ऐसे गए ऐसे ना, जाना था ऐसे गए ऐसे, बीच में एंगल कौन सा बना, ट्रैक्ट हो गए ना, डेविएशन बना। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन योर इमर्जेंट रे एंड द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। बात समझ आ गई। ये था आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपके देखो भाई दो नॉर्मल बना दिए, ए बी सी, प्रिज्म का नाम। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से डिनोट कर देना है, सारे चीज को डिनोट करने के बाद बता देना है कौन सा एंगल ऑफ डेविएशन है, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चे, एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये वाला ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थी। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिस्पर्जन। व्हाट इज डिस्पर्जन मैम, डिस्पर्जन इज बच्चों स्प्लिटिंग। ये जो भाई डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं और ये पता नहीं क्या क्या चीजें लिखते हैं ना स्प्लिटिंग की जगह, बिल्कुल ये काम मत करना, सिर्फ और सिर्फ स्प्लिटिंग ये लिखना, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ, किसका स्प्लिट हो जाता है भाई, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 constituent colors, 7 constituent colors। अब ये 7 constituent colors कौन है, हम रेनबो के कलर्स, विबग्योर, है ना भाई। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक टॉर्च रखा है, दिख रही है सब लोगों को, यहाँ पे एक छोटा सा होल करा है मैंने, ठीक है, इससे मतलब एक ही लाइट आई, एक ही बीम ऑफ लाइट आ रही है ऐसे करके। तो यहाँ से लाइट आ रही है, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई ना भाई, लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, सातों कलर्स में डिवाइड हो गई। और ये सातों कलर्स कहाँ चले गए, ये सातों कलर्स कहाँ चले गए मैम, बाहर चले गए, राइट। अब ये बाहर चले गए ऐसे करके, बाहर चले गए। अब ये सातों कलर्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि ये रेड, ये वायलेट, ध्यान रखना ऐसे स्टार्टिंग करना, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, इस तरीके से। तो मैं एक बार दिखा भी देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हमने एक प्रिज्म बना लिया भाई, हमारा रेक्टेंगल, हमारा, ठीक है, ट्राइंगल नहीं प्रिज्म है, हाँ अभी तो ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। हमने बनाया यहाँ से मैम, हमने बना दिया व्हाइट लाइट कुछ ऐसे, और ये व्हाइट लाइट मैम ऐसे 7 कलर्स में डिवाइड हो गई ना, 1 2 5 8 9, 7 ही कलर है ना भाई। उसके बाद मैम ये ऐसे, ये ऐसे,
ये है ना, सातों कलर्स आ गई। मैम देखिए कितनी अच्छे तरीके से ये ब्यूटीफुल फिजिक्स है। हाँ जी, कितनी अच्छी ब्यूटीफुल फिजिक्स है ना भाई, कि व्हाइट लाइट जा रही है ग्लास प्रिज्म में और 7 कलर्स दिख रहे हैं। अब ये 7 कलर्स को देखने के लिए ध्यान रखना बच्चों, यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ अ व्हाइट स्क्रीन, मतलब ड्रॉ तो करना ही है और व्हाइट स्क्रीन रखना भी है, ठीक है। व्हाइट स्क्रीन, इसमें आपको वो 7 कलर अच्छे तरीके से विजिबल होंगे। और कैसे आएगा मैम? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा विद योर, ठीक है भाई। रेज, ये सारे के सारे एरोज बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बना दिए? हाँ हम बना दिए, ए बी सी। तो ये था बच्चों डिस्पर्जन, जहाँ पे आपकी व्हाइट लाइट स्प्लिट्स हो जाती है 7 कलर्स में, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखेंगे विबग्योर ऐसे आता है, ऐसे नहीं, बिकॉज वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना। आ जाते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम मैम, स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चे? स्पेक्ट्रम होता है हमारा द बैंड ऑफ 7 कलर्स। क्या होता है मैम? द बैंड ऑफ 7 कलर्स। कौन सा 7 कलर मैम? वही विबग्योर भाई, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकम्बाइन करना है ना भाई, रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकम्बाइन करना। तो यहाँ से हमारी, अगेन मैंने होल करा, यहाँ से लाइट आई, ये लाइट यहाँ पे गई, क्या हुआ भाई? इसका डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन के बाद चलो मैं यहाँ पे ना बस लाइट दिखाती हूँ, ठीक है। आ तो रही है सातों, पर अभी के लिए रेड और वायलेट दिखा, रेड और वायलेट। अब ये क्या हुआ? मैं ऐसे ही गई, थोड़ा सा, है ना। ध्यान रखना 7 कलर्स है यहाँ पे, सिर्फ 2 दिखा रही हूँ अभी के लिए, ठीक है, ज्यादा हिचमिच हो जाएगी, ठीक है। रेड और वायलेट। अभी उल्टे प्रिज्म में गई। कौन से प्रिज्म में मैम? इन्वर्टेड प्रिज्म। तो क्या कहते हैं भाई इसे? इन्वर्टेड प्रिज्म, उल्टा प्रिज्म। यहां से गई राइट, क्या होगा मैम भाई? और क्या होना है? क्या होना है भाई इसका? क्या होना है भाई इसका? क्या होना है इसका? होना है मैम, यहाँ पे हमारी आ गई व्हाइट लाइट। हो गया भाई रिकॉम्बिनेशन, हो गया भाई रिकॉम्बिनेशन। व्हाइट लाइट यहाँ से गई थी, व्हाइट लाइट वापस आ गई, हो गया रिकॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हमारा था रिकॉम्बिनेशन ऑफ योर स्पेक्ट्रम, बेसिकली 7 कलर्स किस तरीके से हमें फिर से व्हाइट लाइट देकर आ गए। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देख लेते हैं भाई। रेनबो कैसे फॉर्म होता है मैम? वाटर ड्रॉपलेट्स होती है इस तरीके से। ये सन है, ठीक है भाई, हाँ सन है, यहाँ से लाइट गई, गई, ऐसे सीधे जाएगी भाई? सीधे नहीं जाएगी मैम, बिकॉज रिफ्रैक्शन होगा। वाटर ड्रॉपलेट भी तो अलग मीडियम है। हाँ जी भाई, यहाँ से ऐसे ले गई, ये थोड़ा सा, अब ये, अरे वाह, ये तो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई मैम। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सातों कलर्स इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएंगी इस तरीके से, और फिर से तरीके से हमें सातों कलर्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल विथ स्केल वगैरह बनाना, अभी तो मैंने भाई प्री ड्राइंग कर दी इससे। आप लोग विथ प्रॉपर स्केल, प्रॉपर एरोज दिखाना भाई, ठीक है, अच्छे तरीके से। इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, बाहर कैसे आई, फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। तो देखो भाई, ऐसे गई रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड देन अगेन रिफ्लेक्शन हुआ, राइट। इस तरीके से बच्चों हमारा रेनबो फॉर्मेशन भी हो गया। नाउ अब हमारे पास टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या है मैम? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। तो बच्चे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन को बहुत ज्यादा सिंपल वे में समझते हैं। रिफ्रैक्शन या बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन या फिर मैम बेंडिंग ऑफ लाइट by passing through
Earth's atmosphere while passing through Earth's atmosphere. हो गया भाई, अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स पता है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी कब इंक्रीज होती है कब डिक्रीज होती है, नहीं पता, आओ देख लो। ठीक है, अब यहाँ ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, एरो देखो कैसे जा रही हूँ मैं, स्पेस से अर्थ के टुवर्ड, स्पेस के हमारा है अर्थ, हरा भरा है ना भाई, स्पेस से अर्थ की तरफ जा रही हूँ मैं, नीचे की तरफ ऐसे, तो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है भाई, इतना पॉल्यूशन फैला रखा है ना, हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन फैला रखा है, इतने डस्ट पार्टिकल्स है भाई, क्यों नहीं हो रही है हमारी वो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज, समझ आ गया। तो स्पेस से अर्थ जा रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है मैम, इंक्रीज होती है। ऐसे ही अगर अर्थ से स्पेस जाओगे तो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, समझ आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कुछ बहुत अच्छे अच्छे फिनोमिना आ जाते हैं। क्या आ जाता है मैम, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अरे भाई सही में करते हैं क्या, नहीं, हमें अपीयर होते हैं, एक्चुअल में थोड़ी करते हैं स्टार्स ट्विंकल की भाई चमक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सबसे पहला हम फिनोमिना देख लेते हैं कि भाई स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। The hot air rises above the cold air as hot air is less dense. Obvious सी बात है कि hot air less dense होता है than the cold air. So the refractive index of the atmosphere gradually increases from the top layer to the innermost layer. ना भाई ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करती है टॉप लेयर टू इनरमोस्ट लेयर। कैसे जा रहे हैं मैम, ऐसे जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं ना, राइट। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड हमारा डायग्राम। क्या मैम, ये है हमारा स्टार, ठीक है, ये है हमारा स्टार, थोड़ा सन की तरह दिख रहा है नहीं, पर स्टार ही है, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार आ रही है, आ रही है, आ रही है, बट एक्चुअली पता है यहाँ देखिए, ये वाला स्टार तो यहाँ था ना, बट हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख, ये अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार है। कैसे हुआ मैम ये, कि है तो यहाँ पे दिख इधर रहा है भाई, ये कैसे हो गया मैम। तो भाई जिस तरीके से जो लाइट हमारे पास आ रही थी, अगर आप यहाँ पे बैठे हो अर्थ पे, और ये जो लाइट आ रही थी, ये लाइट क्या फील कर रही है, ये लाइट क्या सफर कर रही है, तो ये लाइट सफर कर रही है बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना भाई, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो starlight continuously bends as it moves towards the earth due to the increase in the refractive index of the atmosphere. Apparent position of the star, the shifted position of the star appearing to the observer on the earth from its actual position of the star. And ये बच्चों continuously होते रहता है कि बार बार डिम लाइट आती है, बार बार ब्राइट लाइट आती है, डिम ब्राइट, और ये क्या करती है, ट्विंकलिंग इफेक्ट करती है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ये देखो मैंने बताया ना, फ्लक्चुएट करता है, द अनस्टेबल फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इन दोनों की वजह से क्या करती है, ट्विंकलिंग इफेक्ट करती है। उसके बाद पाथ ऑफ द स्टारलाइट कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट्स until it reaches the eyes of the observer. The apparent position of a star keeps changing and the amount of starlight entering the eye varies with time. और इस तरीके से हमारी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ जी भाई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। ठीक है भाई, उसके बाद वही चीज है जो अभी आपको बताई थी इस तरीके से। फिर आ जाते हैं हम लोग एडवांस सनराइज एंड एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना भाई। एप्लीकेशन किसका है मैम, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का है। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, बच्चों कहानी सुनो, होता क्या, क्या अर्थ है, हाँ जी मैम अर्थ है एटमॉस्फेयर, हाँ जी मैम एटमॉस्फेयर। होराइजन, यहाँ पे लेट से हमारा सन है, ठीक है, अभी आराम से रेस्ट कर रहा है बिलो द होराइजन। ठीक है, हमें एक्चुअली पता है कहाँ पे अपीयर होता है, यहाँ पे अबव द होराइजन। हम ये कैसे, अरे भाई उसी फंडे से, बेंडिंग ऑफ लाइट से, रिफ्रैक्शन से, तभी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर आता है। बात समझ आ गई, कुछ इस तरीके से। ये भाई हाँ मैम, अब ये सन दिख रहा है, ये पहले तो स्टार था मैम, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं भाई, अब इसे सन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, ये अर्थ है हमारा, ये एटमॉस्फेयर है, ये होराइजन था। उसके बाद हमें क्या लगता है कि ये बिलो द होराइजन है, क्या लगता है, कैसे है, बिलो द होराइजन, नहीं मैम कैसा लगता है, अबव द होराइजन, बट होता कहाँ है,
बिलो द होराइजन। बात समझ आ रही है ना? इस तरीके से देखो, ये होराइजन है, मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ये होराइजन है, ठीक है। अब एक्चुअल पोजीशन क्या है मैम? एक्चुअल पोजीशन तो बिलो द होराइजन है, बिलो द होराइजन। अपीयर कहाँ हो रहा है मैम? अपीयर तो अबव द होराइजन हो रहा है, दिख रहा है ना? तो ये क्यों होता है? द सन इज नॉट द एक्चुअल सन, बट इट इज एन इल्यूजन ऑफ द सन एट एन अपीरेंट पोजीशन ड्यू टू द सनराइज एंड सीन 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, है ना? ये जो इफेक्ट है बच्चों, ये कब होता है? ये कितने मिनट्स होता है? तो ये 2 मिनट्स बिफोर और 2 मिनट्स आफ्टर, ये जो सनसेट और सनराइज वाला है। तो टोटल इन अ डे 4 मिनट का ये इफेक्ट हमें दिखता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बच्चे? लाइट आ रही है, आप इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स है, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स है, कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स है, उस पर से लाइट जाकर स्कैटर भी तो कर रही है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में टिंडल इफेक्ट आ गया, जो कलर वाले कॉम्बिनेशन आते हैं ना, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड वगैरह, ठीक है। नून पे क्यों हमें सन वाइट दिखता है, रेडिश क्यों दिखता है सनराइज सनसेट वगैरह पे, ये सारे कॉन्सेप्ट। एक और चीज आप जो इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चे स्कैटरिंग में, ठीक है, वो ये रखना है बच्चे कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट, क्या भाई? इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा की पावर 4। अब यहाँ पे लैम्डा क्या है मैम? लैम्डा है बच्चों हमारे यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है। अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेवलेंथ की बात करूं, वेवलेंथ की बात करूं तो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? हाईएस्ट, अभी बताया था ना, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है मैम रेड की। सबसे लोएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है मैम? सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है वायलेट की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में इसका उल्टा हो जाता है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वायलेट की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड की, ठीक है भाई। ये बात समझ आ गई ना? तो ये जो रिलेशनशिप बताई थी वो अच्छे से समझेंगे, याद रखेंगे। टिंडल इफेक्ट देख लेते हैं, केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट। ये जो टॉर्च लाइट है, और टॉर्च लाइट से हमारी जो पाथ विजिबल हो जाती है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, इसमें जो हमारी पाथ विजिबल हो जाती है। So when light strikes fine particles present in a medium, its path through that medium becomes visible due to the scattering of light. And this effect is known as Tyndall effect. इस इफेक्ट को क्या कहते हैं भाई? टिंडल इफेक्ट कहते हैं भाई। ये देख लो, देखा होगा ना आपने अच्छे तरीके से। ये देखो, इस इमेज में क्या दिख रहा है कि इस इमेज में पूरा डार्क रूम था, स्मोक वगैरह सब पार्टिकल्स वगैरह थे, वहां पे हम लोगों ने विंडो खोली, सनराइज वगैरह हुआ, हमने देखा कि देखो भाई कितने अच्छे तरीके से पाथ विजिबल है ना स्मोक की, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कितने अच्छे से विजिबल है ना उसकी पाथ की। दिस इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, ठीक है भाई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट। तो इसे कहते हैं माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक दैट कैन स्कैटर लाइट आर स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। अब कुछ और फिनोमिना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, color of the sky appears blue on in clear sky. The upper layer of the atmosphere contains very fine particles of water vapors and gases, and these particles are more effectively to scattering. और ब्लू कलर वैसे भी हमारी जो आईज है वो अच्छे मतलब सेंसिटिव होती है टू आवर आईज, राइट। तो अच्छे तरीके से हमें ब्लू कलर ऑफ द स्काई दिखता है ना भाई? दिखता है ना क्लियर स्काई पे। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट होगा स्पेस में, क्या उसे हमारा स्काई ब्लू दिखेगा? नहीं दिखेगा मैम, उसे तो पूरा डार्क दिखेगा। डार्क अपीयर होगा क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग आर नॉट वेरी प्रोमिनिएंट ऑफ सच एट हाई ऑल्टीट्यूड्स ड्यू टू बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स, एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स, राइट। उसके बाद क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय वाटर वेपर, and water vapor condenses to form water droplets. Due to large size of droplets, all colors of the light are scattered and clouds appears white. आगे बात समझ? Okay then everyone, thank you very much. We have completed this chapter Human Eye and Colorful World in one short video. तो कुछ इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए
Do not forget to like, share and subscribe our channel 100+ Academy. तो ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों और let's watch our next video of electricity that will be updated soon. Okay then everyone, bye bye, take care.